नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक औरत के कहने में आकर पति ने अपनी पत्नी पर किए अत्याचार, तो पत्नी ने कर दिया ऐसा काम कि आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। आज से आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। जनवरी का महीना था, ठंड बढ़ गई थी। साल में खुद को लपेटी गौरी ने गहरी सांस ली। दशाप के फैसले देते ही गौरी की आंखों में नमी तैरने लगी। कोर्ट का समय समाप्त हो गया था। रमन ने मुड़कर पीछे ना देखा। इतनी नफरत? अब तो तलाक भी मंजूर हो गया है। कम से कम प्यार भरे लम्हों को याद करके एक बार तो मुड़कर देख लेते। रमन ने तो मुड़कर नहीं देखा, पर रमन की दोस्त मीरा ने जाते जाते गौरी से कहा, गौरी, बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, पर रमन के लिए खुश हूं। फाइनली उसको दिखावे की जिंदगी से मुक्ति मिल गई। मीरा के कटाक्ष पर गौरी के आंसू गिरने ही वाले थे। घर चल बेटा। पापा की आवाज सुनकर गौरी आंसू को पी गई और बोली, चलो पापा। पापा का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रही गौरी आज फिर पापा के सहारे की मोहताज हो गई थी। आज गौरी को 2 साल पहले का पापा का खुशी से मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। अरे राजीव, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? गौरी की माँ रीना गाड़ी रोकते ही बोल पड़ी, सामने देखो रीना, मिठाई की दुकान है। आज इतना खुशी का मौका है, मीठा खाना तो बनता है ना। राजीव ने कहा। पापा, मुझे रसमलाई खानी है। गौरी का छोटा भाई चिल्लाकर बोला। हाँ लाता हूँ, लेकिन मेरी गुड़िया को क्या खाना है? राजीव ने कहा तो अनमने मन से गौरी बोली, मुझे तो घर जाना है, बस चलते हैं गुड़िया। राजीव ने मिठाई लाकर रीना को दी। थोड़ी देर में सब घर पर थे। रोहित, रोहित सो गई क्या बेटा? रोहित राजीव के घर के एक कमरे के बोतर पेइंग गेस्ट रहता था। जी अंकल जी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बेटा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। आज शादी के फंक्शन में दूर के रिश्तेदार मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे के लिए हमारी गौरी पसंद आ गई। खुद सामने से आकर उन्होंने गौरी का हाथ मांगा है। हमारी बेटिया रानी का है ही इतना खूबसूरत। रीना बीच में बोल पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं, दिल में रहते हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। लड़के का खुद का बिजनेस है, खानदानी रईस हैं वो लोग। गौरी को देखते ही पसंद कर लिया। लो मिठाई खाओ। जी जी, बहुत बधाई हो। रोहित ने तिरछी नजर से गौरी को देखा। गौरी उठकर अंदर चली गई। गौरी और रोहित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बैचलर होने के कारण घर ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। राजीव ने एक कमरा किराए पर दे दिया था। रोहित ने कहा, पर अंकल, गौरी की पढ़ाई? अरे बेटा, अब क्या करेगी पढ़ लिख कर? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे की बहू बनकर जाएगी, राज करेगी राज। अच्छा रोहित सुनो, लड़के वाले कल आ रहे हैं, थोड़ी मदद करवा देना। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही शादी भी कर देंगे। अंकल जी, मेरे ख्याल से गौरी का ग्रेजुएशन पूरा जाने दीजिए। कल किसने देखा है? ऐसा मेरा सोचना है। फिर जैसा आपको उचित लगे। कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। सुबह कॉलेज में रोहित गौरी से बोला, तुम रिश्ते से खुश हो? मेरी खुशी का क्या, पापा खुश है। पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। गौरी ने कहा। तुम्हारी खुशी का क्या? तुम इंग्लिश में पीएचडी करना चाहती थी ना, तुम्हें प्रोफेसर बनना था। तुम्हारे सपनों का क्या? रोहित ने कहा। छोड़ो ना रोहित, कुछ और बात करते हैं। मुझे मालूम है एक बार पापा ने जो ठान लिया वह करके ही रहते हैं। मेरे विरोध करने पर शादी तो नहीं होगी, पर साथ में पापा का दिल भी टूटेगा जो मैं नहीं तोड़ सकती। गौरी ने कहा। तुम किस जमाने की लड़की हो यार? तुम अपनी खुशियों के लिए खुद को बर्बाद करने जा रही हो। मत करो ऐसा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। रोहित बोला। अब जो भी हो, पापा की हाँ में मेरी हाँ है। मैं मेरे माँ बाप की खुशियों को नहीं मार सकती। तो तुम चुपचाप बलि का बकरा बन जाओगी, और एक बार शादी हो गई तो क्या तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? इस तरह अपने सपनों को मारना मुझे तो उचित नहीं लग रहा है। रोहित ने गौरी को समझाया। ठीक है ना रोहित, मेरी जिंदगी में यही लिखा है तो यही सही। किसी की जिंदगी में कुछ लिखकर नहीं आता गौरी,
हम लोग खुद को मजबूर करके अपनी जिंदगी में तकलीफ पैदा कर लेते हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल। रमन तुमसे 5 साल बड़ा है। मेरे ख्याल से एक बार पापा से बात करना चाहिए तुम्हें। गौरी कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप उठकर चली जाती है। रोहित अपनी क्लास में चला जाता है। वह समझ गया है कि गौरी खुलकर विरोध करने वालों में से नहीं है। शाम ढलने लगी थी। आज परी लग रही है मेरी बेटिया, किसी की नजर न लग जाए। गौरी को तैयार करते हुए रीना गौरी को काजल का टीका लगाते हुए बोली। लड़के वाले गौरी को देखने आ रहे थे। औपचारिक बातचीत के बाद गौरी को रमन के संग छत पर भेज दिया गया। रमन से बात करने के बाद गौरी भी प्रभावित हो गई थी। उसे भी पापा की पसंद आ गई थी। सब कुछ तय हो गया था। बधाई हो प्रताप जी। राजीव ने रमन के पापा को गले लगा लिया। 1 महीने बाद सगाई और 3 महीने बाद शादी। राजीव खुशी से झूम उठे। मेरी बिटिया अब बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। भावुक होकर उन्होंने गौरी को गले लगा लिया। अब बेटा कल से घर पर रहना है। वैसे भी तेरी पढ़ाई तो छूटने वाली है। माँ के साथ घर के कामकाज सीख, काम आएंगे। राजीव एक पुराने विचारों वाले पिता की तरह हिदायत दे रहे थे। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। रोहित बेटा कुछ दिनों के लिए अपने रहने की कहीं व्यवस्था कर लो। मेहमानों को कमरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। रोहित चुपचाप सिर हिला देता है। जाते जाते रोहित गौरी से बोला, गौरी मेरी बात पर एक बार और गौर कर लेना। ये सब इतनी जल्दी सही नहीं है। ऐसी पढ़ाई छोड़कर कोई शादी करता है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। कल किसी ने नहीं देखा है तो क्या करूं? पापा का सपना तोड़ दूं? गौरी आंखों में आंसू भरकर बोली तो रोहित वहां से चला जाता है। रोहित ने गौरी को समझाने का भरसक प्रयास किया, पर गौरी भी पापा की बातों से सहमत हो चुकी थी। राजीव का गौरी की शादी का सपना पूरा हो गया। बेटी खुशी खुशी विदा हो गई। रोहित हतप्रभ रह गया। कैसे पिता की इच्छा का मान रखने के लिए गौरी ने पढ़ाई का सपना तोड़ दिया था। गौरी ने जितना रमन को समझा था और रमन उससे भी कहीं अच्छा पति साबित हुआ। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। गौरी को अब पापा का निर्णय सही लगने लगा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से गौरी की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त गौरी और रमन और माँ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय रमन की पुरानी दोस्त मीरा उससे मिलने आई। हाय रमन। ओ गॉड मीरा, यार कहाँ चली गई थी? कितने दिनों से कोई खबर नहीं। रमन ने दौड़कर मीरा को गले लगा लिया। सच में बता नहीं सकता, आज मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई। मीरा और रमन बातों में इतने मगन हो गए कि उन्हें गौरी का ध्यान ही नहीं रहा। गौरी को रमन का मीरा को गले लगाना अच्छा नहीं लगा। रमन की माँ गौरी के हाव भाव देखकर रमन को टोकती है। रमन बातों में ही लगे रहोगे या मीरा को गौरी से नहीं मिल पाओगे? गौरी मीरा ने पूछा। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। मीरा, ये गौरी मेरी वाइफ और मेरी लाइफ। ये सुनकर गौरी खुश हो गई, पर मीरा थोड़ी भूसी गई और बोली, वाइफ? तूने शादी कर ली रमन? मेरा इंतजार भी नहीं किया। मीरा ने गौरी को दुखी करने के उद्देश्य से ये बात कही, जिससे गौरी समझ गई, पर रमन ने नहीं समझा। क्यों करता तेरा इंतजार? मुझे सन्यासी बनना था क्या? मुझे तेरा पता ठिकाना तो रहता नहीं। अच्छा चलती हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। रमन, मुझे लगता था तुम मुझे याद करते होंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मीरा वहां से चली जाती है। माँ, ये लड़की भी अजीब है, कब क्या कहती है और क्यों समझना मुश्किल है, रमन ने कहा। गौरी बेटा चाय पिला दो, बीना जी ने गौरी से कहा। जी माँ जी, अभी लाई। गौरी के जाते ही बीना जी रमन से बोली, तुझे नहीं समझ आया, पर मैं अच्छे से समझ गई। अब तुम शादीशुदा हो, मीरा से दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। माँ, मैं आपको अवश्य नहीं समझा। तब तक गौरी चाय बनाकर ले आई। माँ जी चाय। रमन, आप भी ले लो। नहीं, अब मुझे निकलना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बाय माँ, बाय गौरी।
रमन चला गया। अब तो मीरा का रोज किसी ना किसी बहाने रमन के घर पर आना जाना शुरू हो गया। उसका बात बात पर रमन से लिपटना गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे रमन सुनो, आज शाम मैंने तुम्हारी शादी की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम गौरी को लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी? अरे यार पार्टी किस लिए? रमन ने कहा। तुम्हारी शादी को 1 साल हो गई है, मीरा बोली। थैंक यू माय डियर, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, पर ये पार्टी तो तू रहने दे, रमन ने मीरा से कहा। अरे यार मुझे अभी तक मौका ही कहाँ मिला है कि मैं गौरी को करीब से जान सकूं। पार्टी के बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। रमन देख, मना मत करना यार प्लीज। मैंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाया है, एक बार फिर कॉलेज के दिनों को याद कर धमाल मचाएंगे, मीरा ने रमन से कहा। ठीक है बाबा, जैसा तू कहे। रमन से मंजूरी मिलते ही मीरा खुशी से झूम उठी और रमन गले से लग गई। शाम को पार्टी में जाना है गौरी, वहां मेरे कॉलेज के सभी दोस्त आएंगे। देखो गौरी, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता तुम ग्रेजुएट नहीं हो। मैंने सबको बता रखा है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। गौरी रमन के मुंह से ये सुनकर दंग रह गई। रमन, आप मेरे बारे में सब कुछ झूठ बोलते हो, पर क्यों? मेरी पढ़ाई तो आप लोगों के कारण ही झूठी है ना, गौरी ने कहा। अरे यार बहुत थोड़ा झूठ तो चलता है, बोलना ही पड़ता है, तो तुम भी बोल देना। क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? वैसे भी मुझे कौन सी तुमसे कोई नौकरी करवानी है तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक शादी के लिए रुकता, रमन ने कहा। तो फिर ये शर्म कैसी? बता देते हैं सबको कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। अब गौरी भी चिढ़ गई। रमन खींच कर बोला, कर दी ना अनपढ़ गवार वाली बात। कहा था पापा से पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, पर माँ पापा तो पागल हो गए थे तुम्हें देखकर। और तुम रमन, तुम्हारी बातों से तो कभी नहीं लगा कि तुम इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। हाँ, पर जब से मीरा आई है तब से असहमत लगती हो, गौरी रमन की बात पर चिल्लाया। गौरी की आंखों में आंसू गिरने लगे। शादी को 1 साल होने आया था। इतने दिनों में गौरी को याद नहीं कभी रमन उससे जोर से भी बोला हो। गौरी रोते हुए बेडरूम में चली गई है। बीना जी रमन और गौरी का झगड़ा देखकर दुखी हो गई और बीना ने रमन को समझाया। बेटा अब समझ आया क्यों मीरा से दूर रहने के लिए कहा था मैंने? माँ, आप भी मीरा को गलत समझ रही हो। वो बेचारी तो सिर्फ मेरे और गौरी की खुशी के लिए ये पार्टी रख रही है। ऐसा तुझे लग रहा है बेटा, पर मुझे तो तेरी गृहस्थी उजड़ते दिख रही है। तुम ये क्यों भूलते हो कि गौरी तुम्हें एक नज़र में ही भाग गई थी और तुमने ही उसे नहीं पढ़ने दिया था। तुम्हारे पापा तो गौरी के ग्रेजुएट होने तक 2 साल रुकने वाले थे, पर तुमने ही कहा था कि कौन सी नौकरी करानी है। फिर अब अचानक क्या हुआ? माँ, आप बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। क्या गलत कहा मैंने? यही ना, वहाँ कोई ग्रेजुएशन के बारे में पूछे या एजुकेशन के बारे में पूछे तो खुद को ग्रेजुएट बताना। माँ आप ही बताओ, कैसा लगेगा जब सबको पता चलेगा कि गौरी 12वीं पास है। मुझे गौरी की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है, पर कोई उस पर या मुझ पर हंसे वो मुझे पसंद नहीं है। जय की वाइफ डॉक्टर है, राहुल की वाइफ CEO है, रिया इंजीनियर है, मीरा तो सबसे सुपर है। उसने तो 3 जिम खोल रखे हैं। अब आप बताओ, क्या गलत कहा मैंने? ठीक है ना बेटा? इससे अच्छा तो अकेला चला ही जा, क्योंकि कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत खराब हो गई है और गौरी को मेरे पास रुकना पड़ा। मुझे उस मीरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी बहू मेरे दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, बस उसे परेशान मत कर, बीना जी ने कहा। जैसी आपकी मर्जी, कहकर रमन अकेले ही पार्टी में शामिल होने के लिए निकल गया। ये देख गौरी और दुखी हो गई और सोचने लगी, रमन तुम बदल गए हो। अभी तक तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जहां जाते मुझे लेकर के जाते थे। तब तो तुम्हें शर्म नहीं लगी। मीरा के आते ही अचानक ऐसा क्या हुआ तो तुम्हें मुझसे और मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम होने लगी? रोते रोते आंखें सूज गई। गौरी की पार्टी में रमन को अकेले आता देख मीरा थोड़ी उदास हो गई और बोली, रमन तुम अकेले? गौरी कहाँ है?
मैंने तो यहाँ पार्टी तुम्हारे और गौरी के लिए रखी थी। माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गौरी को रुकना पड़ा। क्यों, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? रमन ने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम ही कैसी बात करते हो। हाँ, गौरी आती तो और ज्यादा खुशी होती। मीरा, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। थैंक यू सो मच डियर मीरा, रमन से गले मिलते हुए। लव यू डियर, तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पार्टी शुरू हो जाती है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। सबको लगा कि डिनर का समय भी हो गया है। मीरा रमन के लिए और अपने लिए जोश लेकर आती है, जिसे पीने के बाद रमन का सिर भारी हो गया। क्या हुआ रमन, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द करने लगा है। शायद बहुत दिनों बाद ये नाच गाना मस्ती की तो थोड़ी थकान हो गई है बस। मीरा ने राहुल को इशारा किया। राहुल बोला, यार रमन, हम तो बड़े मन से पार्टी में आए थे, ये सोचकर कि गौरी भाभी से मिलेंगे। तूने उन्हें साथ ना लाकर सब मजा खराब कर दिया। और बता, भाभी क्या करती है? रमन बोला, कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। माँ पापा की देख रेख के लिए उसने जॉब छोड़ दी। जय बोला, हाँ यार, क्या कहते हो सब? हम सभी भाभी से मिलने अभी चले घर। क्यों रमन, मिलाओगे हमें? रमन बोला, सॉरी यार, रात बहुत हो गई है। और ये क्या भाभी जी लगा रखा है? यार छोटी है तुम लोगों से गौरी। गौरी बोलो बस। छोटी? तो तू ऐसे कह रहा है जैसे कोई बच्ची हो। वैसे कितने साल की होंगी गौरी? जय ने पूछा। अरे जय, सीधी सी बात है, रमन 26 का है तो वो भी समेत 26 की ही होंगी ना रमन? मीरा बोली। रमन को नशा चढ़ गया था। नहीं यार, बहुत छोटी है वो मुझसे, अभी 21 साल की हैं। क्या 21 की? तो पढ़ाई कैसे पूरी हो चुकी है गौरी की? और जॉब कहाँ, और कौन सा जॉब? यार सीधे बोलना, गौरी पढ़ी लिखी नहीं है। जय बस भी करो, इतनी जल्दी शादी हो गई तो भला कैसे पढ़ाई पूरी होगी गौरी की? तुम लोग रमन की शादी की पार्टी में आए हो तो एंजॉय करो। रमन की क्या गलती? घर वालों को गौरी पसंद आई तो हो गई शादी। रमन, तुम इन सबकी बातों पर ध्यान मत देना। गौरी अनपढ़ नहीं है, बस कम पढ़ी लिखी है। हमारे बीच कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए नहीं आए हैं। मैं सही कह रही हूँ ना रमन? मीरा बोली। हाँ, तुम सही कह रही हो मीरा। रमन को नशा हुआ था, पर इतना भी नहीं कि वो राहुल और जय के कमेंट ना समझ पाए। जय की बातों पर सबको हंसता देखकर रमन चिढ़ गया और गुस्से से बोला, तुम लोगों ने यहाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए बुलाया था क्या? मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे भाई, नाराज हो गए? पहले ही सच बता देना था ना। हमें क्या प्रॉब्लम थी तेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? बस करो, अभी इसी वक्त तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। मीरा जय को आंख मारते हुए कहा। रमन, मुझे माफ कर देना यार, सही में मुझे नहीं पता था ये लोग गौरी को लेकर तेरा मजाक बनाएंगे। छोड़ मीरा, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता। मैंने तुझे गौरी के बारे में सब सच बता दिया था, फिर भी तू गौरी की तारीफ करती रही। रमन ने मीरा से कहा, वो बात छोड़ दो। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसा मिला नहीं। खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं है अब इन बातों का। चल रमन, तुम्हें घर छोड़ दूं? मीरा को रमन ने सारी बातें बता दी थी। मीरा को मौका मिल गया था गौरी को रमन की नजरों में गिराने का। रात का 1 बज रहा था। गौरी रमन के लिए जाग रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर बालकनी में देखने आई तो मीरा और रमन गाड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। अच्छा चलता हूँ, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। मीरा ने गौरी को देख लिया। उसने रमन के पैर में अपना पैर टकरा दिया। रमन लड़खड़ाकर गिरने लगा तो मीरा ने लपक कर उसे संभाल लिया। इससे रमन और मीरा बेहद करीब हो गए। ये देखकर तो गौरी की होश ही उड़ गई। मीरा के जाने के बाद रमन चुपचाप अपने कमरे में चला आया। गौरी कुछ कहती उससे पहले ही, लाइट बंद करो गौरी, मुझे नींद आ रही है। रमन गौरी को देखे बिना करवट लेकर सो गया। गौरी को बार बार रमन और मीरा का मिलना इतना अखर रहा था। सुबह उठते ही गौरी और रमन में रात की बात को लेकर कहासुनी हो गई।
मैं कह रहा हूँ गौरी, चुप हो जाओ। मीरा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्यों चुप हो जाऊं? आप अकेले रात में पार्टी करने गए थे, तो क्यों आप अकेले नहीं आ सकते थे? मीरा के साथ आए और इतनी रात में उसके साथ गले मिल रहे थे। क्या पार्टी में गले नहीं मिल पाए थे? गौरी ने कहा। गौरी, तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मीरा को देख, कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। वह सब तुम्हारे एजुकेशन को लेकर बात कर रही थी। एक मीरा थी जो तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर रही थी, और एक तुम हो, उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। वैसे तुमसे उम्मीद ही क्या किया जा सकती है? रमन ने कहा। उम्मीद तो मेरी टूटने लगी है रमन। जब से मीरा हमारी जिंदगी में आए हैं, तुम्हें हर वक्त मीरा की बातें याद रहती है। तुम जो कभी मुझसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे। हमारा 1 साल हंसी खुशी से बीता था। मीरा के आते ही 3 महीने में तुम्हारा प्यार गायब हो गया। कहकर गौरी रो पड़ी। मुझसे क्या भूल हो गई? जो कुछ हुआ सब में तुम शामिल थे। रमन गौरी को रोते देखकर रमन थोड़ा नरम होकर बोला, कुछ भी नहीं बदला है गौरी, बस तुम गलत देख रही हो। रमन का नरम स्वर सुनकर गौरी रमन से रोते हुए लिपट गई। गौरी बोली, रमन, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मीरा तुम्हें गले लगाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपनी कीमती आंसू बहा रही हो गौरी। रमन बोला। गौरी, हाँ, मैं सिर हिला देती है। रमन गौरी को प्यार से गले लगाकर थपथपाकर बोला, अच्छा बाबा, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखूंगा। अब बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? रमन बोला, जी अभी लाई। गौरी मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। रमन ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आया पापा? अरे पापा, आप कब आए? फोन कर देते तो मैं लेने आ जाता। रमन ने अपने पिता से कहा। हाँ, आती तो तब जब झगड़े से फुर्सत मिले। मैंने सब सुना है। ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? किस बात को लेकर गौरी पर चिल्ला रही थी? और ये मीरा कौन है? कहीं वही लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी। बोलो, वही है ना? हाँ पापा, वही है। अब मीरा पहले जैसी नहीं है पापा, वह बहुत बदल गई है। गौरी को तो बहुत पसंद करती है, बस गौरी को कुछ गलत फैमिली हो गई है। जो कुछ भी हो, पर मीरा अब इस घर में नहीं आएगी। पर पापा, बस रमन, मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। मैं 3 महीने के लिए गांव क्या चला गया, तुमने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। प्रताप जी कहकर अपने कमरे में चले गए। पापा की डांट खाकर रमन का मूड खराब हो गया। रमन, आओ, नाश्ता तैयार है। रमन चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी उसके फोन पर मीरा का फोन आया। रमन, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आंटी बीमार है तो उनसे मिल लूं। मैं आ जाऊं ना? घर में सब ठीक है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? या कुछ गड़बड़ हुई है? रमन ने मीरा से पूछा। अरे नहीं, रात देर हो गई इसलिए और कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अरे नहीं मीरा, वहीं रुको। हेलो हेलो। तब तक मीरा के घर के अंदर आ गई। रमन को पापा के गुस्से का बहुत डर था। अरे यार, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मेरे देर से आने के कारण मेरी और गौरी की बहस हो गई। पापा के आने की मुझे खबर भी नहीं थी। पापा ने सब सुन लिया, और ये भी कि तुम मुझे रात को घर छोड़ने आई थी। बहुत नाराज हो गए हैं। तुम्हें तो उनका गुस्सा मालूम है, और ये भी कि मैं पापा से बहुत डरता हूँ। रमन ने कहा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो ये पार्टी तुम दोनों के लिए रखी थी। गौरी साथ होती तो भी देर रात तक ही आ पाते। तभी प्रताप जी के आने की आहट सुनकर रमन घबरा गया। अरे यार, तुमने मरवाया मुझे, जल्दी इधर आओ। रमन मीरा को गौरी के पास ले गया और बोला, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे बेडरूम में चली जाओ। थोड़ी देर में पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर तुम भी निकल जाना। प्लीज गौरी से कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना। ओके माय डियर, मीरा मुस्कुराती हुई बोली। मीरा की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। मीरा आकर गौरी को गले लगा लेती है। यार, कल पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कितना मिस किया तुम्हें। गौरी जवाब में मुस्कुरा देती है। गौरी मीरा को अपने रूम में ले जाओ।
प्रताप जी को आते देख रमन बोला, गौरी मीरा को अपने रूम में ले जाती है। अरे वाह गौरी, रूम तो तुमने बहुत अच्छा सजा कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं पहले जब भी इस रूम में आती थी तो जनाब का कमरा बुरी तरह बिखरा रहता था। रमन किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। मैं ही रोज उससे मिलने आती थी तो उसका रूम साफ करती थी। अरे गौरी, ये किस रंग के पर्दे लगाए हैं? रमन को पिंक कलर से बहुत चिढ़ थी। कमाल है यार, पिंक पर्दे। मैंने तो उसके लिए पिंक कलर पहनना बंद कर दिया था। तब उसकी पसंद कुछ और थी, अब उसे मैं और मेरी पसंद ज्यादा पसंद है। गौरी चिढ़कर बोली। वो तो दिखाई दे रहा है गौरी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें यार, और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? घर कहाँ है तुम्हारा? तभी रमन आता है, इशारे से गौरी को बुलाकर कहता है, यार थोड़ी देर और झेल लेना इसे, पापा चले जाएं, फिर ये निकल जाएगी। मैं इसे भी समझा दूंगा, कल से घर आना बंद कर दे। तुम जानती हो ना, पापा तो मुझे घर से निकाल बाहर कर देंगे। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। मीरा, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं भी साथ चलती हूँ ना। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई पसंद नहीं करता। नहीं यार, ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। गौरी है ना, बहुत स्वीट है मेरी वाइफ। आते ही सबका मन मोह लिया इसने। पापा की लाडली बेटी गौरी को गले लगाकर रमन ने कहा। ये देख मीरा के चेहरे के तेजी से भाव बदल गए। वह दूसरी ओर देखने लगी। गौरी, इसे हमारी शादी के पिक्स दिखाओ। गौरी बेमन से मीरा को एल्बम दिखाने लगी। ये कौन है? ये मेरा दोस्त रोहित है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। ओह, मुझे लगा कोई रिश्तेदार है, हर जगह दिखाई दे रहा है ना, इसलिए। मीरा ने कहा। हमारे यहाँ किराए के रूम में रहता था, तभी हर जगह नजर आ रहा है। अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं, गौरी बोली। अच्छा गौरी, तुम माँ के यहाँ कब से नहीं गई? मीरा ने पूछा। माँ के पास? अरे वहाँ जाने के लिए क्या सोचता है, 2 घंटे ही तो लगते हैं। जब जाने का मन करता है रमन छोड़ देते हैं, वहाँ से पापा या रोहित छोड़ जाते हैं। मीरा ये सुनकर मुस्कुराने लगी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। गौरी नहीं समझ पाई। मीरा की मुस्कान की वजह पर मीरा को नया दांव खेलने के लिए बहाना मिल गया। अच्छा चलती हुई स्वीट हार्ट, प्रताप जी चले गए थे। गौरी तो मीरा के जाने का इंतजार करती रही थी। मीरा गौरी को देखकर मन ही मन बोली, अब देखना गौरी, मैं रमन की पसंद को फिर से अपनी पसंद कैसे बनाती हूँ। मीरा चली गई। गौरी ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, पीछा छूटा। अच्छा हुआ, पापा के कारण इसका घर आना तो बंद हुआ और ऑफिस में पापा रहते ही हैं। पर सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है? सब कुछ ठीक होने लगा था। मीरा का घर आना बंद हो गया था। एक दिन सुबह प्रताप जी रमन से बोले, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मुंबई के क्लाइंट के साथ बहुत अहम मीटिंग भी है, तो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। मैं तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा पापा, पर पहले चलो डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, रमन ने कहा। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थकान है, बस तुम जाओ रमन। जाते जाते गौरी पापा का ध्यान रखना। और माँ, मैंने डॉक्टर स्नेहा को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आते होंगे। मैं चलता हूँ रमन, ऑफिस के लिए निकल गया। इधर प्रताप को हार्ट अटैक आ जाता है। गौरी रमन को फ़ोन लगाती है, फ़ोन नहीं लगता। तब तक डॉक्टर साहब आ जाते हैं। अरे ये तो अटैक आया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब तो मीरा को आज़ादी मिल गई थी। अब मीरा फिर पहले की तरह आने जाने लगी थी। मीरा जी ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अपने पापा की बात को तो मान देते। हाँ माँ, मान कर दूंगा, कहकर रमन मीरा जी की बातों को रमन टाल दिया करता था। अब मीरा ने रमन के दिमाग में रोहित को लेकर शक का कीड़ा डाल दिया। रमन पहले तुम्हारे पापा और अब आंटी जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? गौरी मायके जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, वो उसे छोड़ने तक घर आता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? मीरा बार बार अपने मायके क्यों चली जाती है और रोहित के साथ ही क्यों वापस आती है? मीरा ने रमन के कान भरे। रमन बोला, अरे यार,
कोई छोड़ने के लिए नहीं रहता, तो कभी कभी रोहित छोड़ जाता है। ये तुम्हारी सोच है, इसलिए अच्छी है। वहीं मेरे आने पर आंटी और गौरी दोनों के चेहरे बन जाते हैं। हमारी दोस्ती है तो गलत, और गौरी रोहित की दोस्ती में कुछ भी गलत नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी माँ, और तुम्हारी स्वीट वाइफ की माफ करना, पर मुझे तो इन लोगों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। तुम्हें कुछ समझ आता हो या ना आता हो, पर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, मीरा ने कहा। अरे नहीं मीरा, तुम तो बेवजह शक कर रही हो। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है, रमन ने कहा। रमन, ऐसा तुझे लगता है क्योंकि तुम खुद ही बहुत भोले हो और गौरी को बहुत चाहते हो। पर गौरी तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद गलत कर रही है। वही सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। ऐसा तो नहीं सबकी नज़र में अच्छा बनकर तुम्हारी पीठ पीछे गौरी और रोहित कुछ और गुल खिला रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है रमन। मीरा, मैंने इतने दिनों से जो कुछ देखा समझा, सब सिर से ऊपर जा रहा है। थोड़ा अपने आसपास भी देखो यार। रमन चुपचाप कुछ सोचने लगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मीरा तो इतना कहकर चली गई, पर रमन को सोचने पर मजबूर कर गई। कहते हैं जब जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो पागलपन की हद तक करते हैं, पर एक बार विश्वास में शक का कीड़ा लग गया तो फिर सब बदलता दिखाई देता है। यही कुछ रमन के साथ भी हुआ। प्रताप जी को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। गौरी की माँ का कई बार फोन आ चुका था, बेटा तुझसे मिले बहुत दिन हो गए, थोड़ा समय निकाल कर आ जाती तो अच्छा लगता। रमन शाम को ऑफिस से घर आता है। गौरी चाय बनाकर लेकर आती है और रमन से कहती है, रमन माँ कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, तुम्हें अगर समय हो तो माँ से मिलने चलते हैं। रमन बोला, हाँ माँ से बोलो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाए, तुमसे मिलना भी हो जाएगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती है रमन? चिंटू की पढ़ाई भी तो है, तो चिंटू की छुट्टियाँ हो जाए तब आ जाए। पापा के जाने से जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। समझती हूँ, यदि मैं चली जाऊँ 1-2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। रमन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। गौरी को लगा काम का बोझ है, इसलिए रमन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर बीना जी रमन से पूछती हैं, बेटा कोई परेशानी है? कल रात से देख रही हूँ बहुत चुप चुप सा है। रमन बोला, नहीं माँ कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर है, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। हाँ समझती हूँ बेटा, इनके जाने से तेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पर फिर भी खुद के लिए समय निकाला कर। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए तुम दोनों, कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? ग्रेट आइडिया माँ जी, गौरी चहक कर बोली, हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। रमन ने गौरी को देखा, नहीं माँ अभी मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं है, फिर कभी देखते हैं। रमन नाश्ता करके ऑफिस चला गया। मीरा जी आराम करने गई। गौरी घर के बाकी काम निपटाने लगी। शाम को रमन घर आकर बताता है उसे ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, तो वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। अरे ये तो अच्छी है बात बेटा, गौरी को भी साथ ले जा, समय निकाल कर घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं माँ नहीं हो पाएगा, बोला ना एक बार, फिर कभी। ठीक है जैसे तेरी मर्जी बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, राघव जी भी साथ में जा रहे हैं। राघव रमन के मैनेजर का नाम था। रमन अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसके पास मीरा का फ़ोन आता है। हाय मीरा, इस वक्त फ़ोन, कुछ काम था क्या? नहीं रमन, बस ऐसे ही लगा लिया। क्यों, नहीं करना चाहिए था? मीरा ने कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। कैसी चल रही है लाइफ, सब ठीक है?
आज मैं बहुत व्यस्त थी तो तुमसे मिल नहीं पाई। कल तुमसे मिलने तेरे ऑफिस आती हूँ। कल मत आना मीरा, प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल सुबह मुंबई निकल रहा हूँ। लौटकर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। लौटकर क्यों? मैं भी चलती हूँ साथ। वही मेरी कज़न रहती है, इस बहाने उससे मिल लूँगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है। मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। गौरी की आवाज़ से रमन पीछे मुड़कर देखता है। मीरा का फ़ोन था। हाँ, क्यों? उसको साथ ले जाने के लिए आप तैयार हो और मुझे नहीं? क्यों? गौरी, में प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ही परेशान हूँ, तो प्लीज़ बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करना। मीरा अपनी कज़न के यहाँ जा रही है तो मुझे उसकी क्या चिंता? वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर बैठने वाली हो। दिन भर प्रोजेक्ट, शाम को तुम्हें घुमाने ले जाऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा। रमन ने गौरी से कहा। मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ पर उसकी इजाज़त नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? माँ पापा को यहाँ बुला लो, जितना मिलना है मिल लो, पर तुम अपने पापा के यहाँ नहीं जाओगी, बस अब और नहीं। मुझे मेरा काम करने दो। सुबह रमन मीरा के साथ मुंबई के लिए निकल गया। रमन को गए 2 दिन हो गए थे। गौरी बेटा, आई माँ जी। गौरी किचन से निकलकर मीरा जी के पास आती है। कुछ चाहिए माँ जी? नहीं, यहाँ बैठ। अभी रमन का फ़ोन आया था, उसे मुंबई में अभी 2 दिन और लगेंगे। सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया। अरे, उदास क्यों होती है? चल जल्दी तैयार हो जा, हम दोनों गाजियाबाद घूमने चलते हैं। तेरे माता पिता से भी मिल लेंगे, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। यह सुनकर गौरी अपनी सास से लिपट गई। ठीक है माँ, मैंने फ़ोन करके बता देती हूँ। गौरी और उसकी सास गाजियाबाद के लिए निकल गई। रमन ने गौरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे रह रहकर मीरा की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ा। गौरी की पूरी बात ना सुनने के कारण वो इस बात से अनजान था कि गौरी माँ के साथ गई है। दिल्ली पहुंचकर सीधे गौरी के मायके के लिए निकल गया। उसके अंदर क्रोध का लावा धधक रहा था। गौरी ने माँ पापा को सरप्राइज देने के लिए उन्हें नहीं बताया था कि वो आ रही है। घर पहुंचकर देखा दरवाजे पर ताला लगा था। रोहित उस वक्त अपने रूम में था। रोहित गौरी और बीना जी को देखकर बोला, अचानक यहाँ? नमस्ते आंटी जी। रोहित बीना जी के पैर छूकर बोला, गौरी तुम आंटी को लेकर मेरे रूम में बैठो, मैं चिंटू को स्कूल से लेकर आया, फिर बताता हूँ अंकल आंटी कहाँ गए हैं। चिंता मत करो, वो लोग ठीक है। तुम्हारे मामा को माइनर अटैक आया था, वो लोग उन्हें देखने के लिए गए हैं, मैं बस अभी आया। रोहित गौरी के पापा की कार लेकर निकल गया। गौरी सास के साथ रोहित के रूम में आकर बैठ गई। माँ जी, आप आराम करो और सरप्राइज के चक्कर में हम दोनों खुद सरप्राइज हो गए। चिंता मत करो बेटा, रोहित बोला है ना सब ठीक है। तभी रोहित का फ़ोन आता है। हेलो रोहित, कहाँ हो? आए नहीं अभी तक? वही बताने के लिए फ़ोन किया है मैंने। अंकल आंटी को तेरे बारे में बताया तो वो लोग वापस आ रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तू थोड़ा इंतज़ार करना। हाँ ठीक है रोहित, माँ जी मामा को अटैक आया था इसलिए माँ पापा हॉस्पिटल गए हैं। रोहित उन्हें भी साथ ला रहा है। रोहित को आने में देर हो रही थी। गौरी की सांस थक गई थी तो उनकी आंख लग गई। गौरी रोहित के इंतज़ार में रोहित के रूम की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। तभी रमन टैक्सी से वहाँ आता है, साथ में मीरा भी थी। ड्राइवर, ज़रा टैक्सी रखो। क्या हुआ रमन, गौरी की माँ का घर यहाँ है क्या? हाँ रमन, गौरी की ओर इशारा करता हुआ कहता है। रोहित के रूम में गौरी को देखकर रमन के तन बदन में आग लग गई। तुम सही थी मीरा, गौरी रात यहाँ रोहित से मिलने आती है। यहाँ रोहित का कमरा है। गौरी टैक्सी तो देख रही थी पर दूर होने से अंदर कौन है वो नहीं समझ पा रही थी। रमन संभालो खुद को, अपने गुस्से पर काबू रखो। भैया चलो वापस वहीं जहाँ से आए थे।
दिल्ली पहुंचकर मीरा रमन को अपने घर ले गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। गौरी तुम्हें धोखा देती रही और तुम पागल बने धोखा खाती रही। तुम्हारी अच्छाइयों को नाजायज फायदा उठाकर गौरी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रमन, मैं उसे देखकर ही समझ गई थी तूने बहुत गलत लड़की से शादी की है। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो गौरी को और नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मीरा रमन को अपने गले से लगाकर बोली। इन सब से अनजान गौरी अपने माता पिता से मिलकर खुश हो रही थी। अचानक गौरी चक्कर खाकर गिर पड़ी। गौरी, क्या हो गया बच्चा? गौरी के पापा ने तुरंत उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताती हैं। बधाई हो राजीव जी, आप नाना बनने वाले हो। सब बहुत खुश हो जाते हैं। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। रमन ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर घर पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे तेरी मर्जी, मैं खुद तुझसे तेरे घर तक छोड़ने जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही गौरी और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। राजीव हॉस्पिटल की भाग दौड़ से काफी थके हुए थे। इस वजह से वो कार ड्राइवर करने के लिए अपने साथ रोहित को लेकर गए थे। गौरी समय से अपनी ससुराल पहुंच गई थी। गौरी जल्दी जल्दी रमन से ये खुशखबरी सुनाना चाह रही थी। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अरे ऐसी कैसी पापा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, फिर कभी। अभी तेरे मामा के पास जाना जरूरी है। अभी जिद मत कर बच्ची, जल्दी आऊंगा। रोहित बेटा, गौरी का सामान अंदर तक पहुंचा दो। जी अंकल जी। रोहित गौरी का सामान ले जाकर घर के अंदर रखने लगता है। गौरी अपनी सास को लेकर अंदर चली गई। रोहित गौरी को छोड़कर कार में बैठने जा रहा था कि पीछे से मीरा के संग आ रहे रमन की निगाह उस पर पड़ जाती है। राजीव भी कार में बैठे हुए थे, पर शक और गुस्से में रमन को सिर्फ रोहित दिखा और मुस्कुराकर पापा को बाय कर रही गौरी दिखाई दे रही थी। रोहित कार लेकर निकल गया तो रमन भी वहीं कार से उतर गया। तुम जाओ मीरा, मैं चला जाऊंगा। क्यों रमन, छोड़ देती हूँ ना घर तक। प्लीज मीरा, जिद मत करो, कुछ कदम ही चलना है, चला जाऊंगा। रमन ने मीरा से कहा। तुम जाओ, अपना ध्यान रखना रमन। और गुस्से पर काबू भी कहकर मीरा चली गई। रमन भी घर पहुंच गया। गौरी खुशी के कारण गीत गुनगुनाती रही थी। कोई आया सपना बनकर, दिल में समाया अपना बनकर, जाग उठे सुखद एहसास लेने लगा है प्रेम आकर। क्या बात है रमन, पीछे से ताली बजाते हुए आता है। प्रेम तो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। अरे रमन, आप बड़ी जल्दी आ गई। गौरी रमन को देखते ही चहक उठी। क्यों, नहीं आना चाहिए था? उखड़े लहजे में रमन बोला। नहीं नहीं रमन, आप बुरा मान गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था गौरी? गौरी रमन का उखड़ा हुआ रूप देखकर सहम गई। तुम्हें मना किया था कि पापा के यहाँ नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों गई? वो रमन, मैंने सोचा आप नहीं हैं तो मैं पापा से मिलाती हूँ। पापा से या रोहित से? रमन गुस्से से बात करते हुए बोला। रमन, ये आप क्या कह रहे हैं? गौरी की आंखों में आंसू छलछला उठे। अब तुम रोक कर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। सब देख लिया है मैंने, कैसी माँ के घर का बहाना करके तुम कल उस रोहित के साथ उसके कमरे में थी। क्या वहां आए थे? आपने मुझे रोहित के कमरे में देखा? रमन, एक बार आकर देख तो लेते, मैं वहां क्यों और किसके साथ थी? रोहित के साथ और किसके साथ? उसे मिलने तो भागती हो बार बार, और तो और उसे आज यहाँ भी ले आई। कब से आए हो तुम दोनों यहाँ? बस कीजिए रमन, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं पापा के पास गई थी, पापा और रोहित के साथ वापस आई हूँ, बस। और कितना झूठ बोलोगे गौरी? सब देखो कैसे अपने यार को हंस हंसकर बाय कर रही थी। बस कीजिए रमन, प्लीज बस कीजिए। आपकी गंदी सोच पर घिन आती है मुझे, और मुझे तुझसे घिन आ रही है। गौरी,
तेरे पिता ने पैसा देकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी और बेटी के यार को घर में पनाह दे दी और दोनों को अपना फ्री का नौकर बना रखा है। भगवान के लिए बस भी करो रमन। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे पापा को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है आपको। धीरे धीरे दोनों की लड़ाई तेज होने लगी। बाहर से आती आवाज सुनकर रमन की माँ चौंक गई कि ये दोनों किस बात पर झगड़ने लगे। जाकर देखती हूँ। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, तेरे बाप ने अपनी बदचलन बेटी मेरी पल्ले बांध कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तुम नहीं बोल रहे हो, या मीरा की संगत का असर बोल रहा है। खबरदार गौरी, मीरा को इन बातों को बीच में शामिल मत करो। क्यों, मीरा के लिए इतना खराब लग रहा है? मुझे कुछ भी कह सकते हो। जिस दिन से मीरा ने हमारी जिंदगी में कदम रखा है तुम बदल गए हो। कहीं तुम मीरा से प्यार तो नहीं करने लगे हो? खैर, मीरा जैसी लड़की से आशा भी क्या की जा सकती है अपने दोष मीरा के ऊपर मरने देने से। तुम सती सावित्री तो नहीं बन सकती, रहोगी तो धोखेबाज ही। अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा गौरी। निकल जाओ मेरे घर से, जाकर रहो अपने रोहित के पास। फिर छुप छुप कर मिलने की जरूरत भी नहीं है। रमन गुस्से में गौरी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। रमन, छोड़ दो गौरी को, ये गलत कर रहा है तो बेटा। बीना जी ने देखा रमन गौरी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा है। हड़बड़ाहट में सीढ़ी उतरते ही पैर फिसलने से बीना जी सीढ़ी से गिर पड़ी। माँ जी। रमन और गौरी तेज से उन्हें संभालने जाते हैं। माँ जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया ये? माँ को छूने की कोशिश मत करना। रमन ने गौरी को दूर धकेल दिया। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज रमन, ऐसा मत करो, अब बाद में बात करते हैं। रमन एम्बुलेंस बुला लेते हैं। माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर गहरी चोट लगने से मीरा जी पैरालाइज हो गई है। वो अब ना बोल सकती है ना ही चल सकती है। ठीक तो हो जाएंगी, पर समय लगेगा। कितना समय, ये तो उनकी देखभाल पर डिपेंड करता है। गौरी की सच्चाई का एकमात्र सबूत उसकी सास जिद्दा लाश बनकर रह गई थी। गौरी को कुछ सोच नहीं रहा था, वो क्या करे। रमन को कैसे यकीन दिलाए कि वो अकेली नहीं गई थी। रमन तो अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार गौरी को मान बैठा था। रमन को गौरी से बहुत नफरत हो गई थी। मीरा जी अब घर आ गई थी। रमन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मुझे कुछ सुनना नहीं है। अम्मा घर आ चुकी है, इन पेपर्स पर साइन करो और चली जाओ यहाँ से। गौरी पेपर देखती है, डिवोर्स पेपर। रमन, ये क्या है रमन? मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे आपका विश्वास टूटे। मत करो रमन ये सब, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रमन, मेरा पहला प्यार आप हो, आपके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। गौरी, अब तुम्हारे आंसू और ये बातें मुझे फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम चाहती हो दुनिया तमाशा देखे और तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो, तो फिर वकील के सामने सफाई पेश करने के सबूत ढूंढती रहना, नहीं तो शादी से तलाक की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। रमन वहां से चला गया। गौरी रो रो कर राजीव को सब बता देती है। राजीव ने बहुत कोशिश की, पर रमन अपने फैसले पर टिका रहा। रमन, क्या तुम्हें पता है गौरी किस दौर से गुजर रही है? गौरी अपने पापा के मुंह से मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने को कह देती है। कुछ मत बोलिए पापा, जब विश्वास ने दम तोड़ दिया तो अब सारी बातें बेमानी है। पर बेटा, नहीं पापा, आपको मेरी कसम। रमन, मेरी बात पर विश्वास करो। गौरी अकेली नहीं आई थी, उस दिन बीना जी भी उसके साथ आई थी। मैं खुद आया था यहाँ उसे लेकर। घर रोहित सिर्फ सामान रखने गया था। बस कीजिए, मेरी माँ की लाचारी का फायदा उठाकर अपनी बेटी के किए पर पर्दा डालते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। रमन गुस्से में आकर राजीव जी पर हाथ उठाता है, पर गौरी बीच में आकर रोक लेती है। नहीं पापा, अब मैं भी एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। गौरी डिवोर्स पेपर साइन कर देती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों की सहमति से शादी से तलाक लेने का फैसला कर लिया जाता है। रमन बिना शादी किए मीरा के साथ अपने घर में रहने लगा। तलाक मंजूर होने की खुशी
सिर्फ और सिर्फ मीरा को थी। रमन ने भले ही नहीं जताया, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था। रमन की गौरी को तलाक के बाद मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सोच रहे हो बेटा? चल बैठना गाड़ी में। क्यों चिंता करती है? तेरे पापा हैं तेरे साथ। पापा। अब गौरी के सबर का बांध टूट गया था। गौरी पापा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। राजीव खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। बस बेटा बस, अब एक भी आंसू नहीं बहाना है। अब बैठ अंदर। राजीव उसे कार में बैठा कर घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रीना चिंता कर रही थी। थके कदमों से गौरी और राजीव को आते देख गौरी की माँ समझ गई थी कि आज तलाक हो गया। अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी बेटी की गृहस्थी उजड़ चुकी थी। गौरी चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस मीरा के कदम मेरी बेटी की जिंदगी में पड़े। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। गौरी बेटा, तुमने रमन को अपनी माँ बनने की बात क्यों नहीं बताई? पापा, आपको लगता है जो रमन मुझे और रोहित को लेकर इतनी गलत बातें कह रहा था, वो मेरे और रोहित के रिश्ते को नाजायज बोल गया? क्या मेरी माँ बनने की खबर से खुश हो जाता? नहीं पापा, वो मेरी जायज बच्ची को नाजायज करार देता। मैं ये कभी इस सहन नहीं कर पाती। मेरे बच्चे को कोई भी पाप की निशानी कहे। अब क्या सोचा है तूने? अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। पता नहीं माँ जी कैसी होंगी, ठीक भी होगी या नहीं। अब उस घर से तेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब उन लोगों के बारे में बंद कर सोचना। रीना, इसे कुछ खिलाओ, सुबह से सिर्फ चाय में है। माँ, मुझे भूख नहीं है। हम तेरी मनोदशा समझ सकते हैं बेटा, अपने लिए ना सही पर इस नन्ही जान के स्वास्थ्य रखने के लिए तो खाना खाना पड़ेगा। गौरी बेबन से खाना खा लेती है। राजीव और रीना सोने चले जाते हैं। चिंटू वहीं गौरी के पास सो जाता है। गौरी की आंखों से नींद कहाँ थी? रमन का ख्याल रह रहकर सता रहा था। सोचते सोचते न जाने कब नींद गौरी पर हावी हो जाती है। सुबह गौरी देर रात देर तक सोती रही। रीना ने भी उसको जगाने की कोशिश नहीं करी। करीब 9 बजे गौरी की आंख खुलती है। बाहर काफी उजाला हो रहा था। घड़ी में टाइम देखते ही, बाप रे, 9 बज के, रमन के ऑफिस जाने का समय हो गया। मुझे तो रमन के लिए नाश्ता बनाना है। माँ जी को भी दवाई देनी थी। वह हड़बड़ा के उठती है और अपने आप को माँ के घर में देखकर रो पड़ती है। बस इतना ही प्यार था रमन, मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सके। मैं तो रोहित से इतनी दूर थी, कभी कभी माँ के घर में आना होता था, तो तुम तो मीरा के इतने करीब थे। मैंने तो तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। काश एक बार मुझ पर विश्वास किया होता तो आज मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। कैसी किस्मत है मेरी, दुनिया के सबसे बड़ी खुशी मिलने का समय आया तो हम अलग हो गए। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशी के पल तुम्हारे साथ बांट भी ना सकी। कैसे भूलूंगी तुम्हें, और क्या कहूँगी हमारे बच्चे से? क्या उसके मम्मी पापा साथ नहीं रहते? अरे उठ गई बेटा, फ्रेश होकर आजा, जल्दी नाश्ता तैयार है। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए। मैं ना सुनने नहीं आई हूँ, चलाया जल्दी, प्यार से डांटते हुए रीना बोली और मुड़कर आंसू पोंछते हुए चली गई। गौरी नहाकर आती है। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा चिंटू को छोड़कर आने वाले हैं, तू नाश्ता शुरू कर। गौरी डाइनिंग टेबल पर बैठने जा ही रही थी, तब तक राजीव भी आ गए। नाश्ता कर लिया बेटा? नहीं पापा, बस करने जा रही थी। आप भी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। माँ पापा भी आ जाओ। गौरी अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी। वाह, आलू पराठे मेरे फेवरेट, इसलिए तो बनाया था, कहते हुए नाश्ता करने बैठ जाती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आगे के लिए क्या सोचा है गौरी? सोचना क्या है पापा, जहाँ सब कुछ छोड़कर गई थी अब सब वहीं से शुरू करना। मतलब ये है पापा, पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अगर मैंने तब पढ़ाई ना छोड़ी होती तो अब आगे ही जिंदगी कैसे कटेगी, ये सोचकर डर नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा,
आप मेरा साथ दोगे ना? रोहित ने सही कहा था, मुझे पढ़ाई पूरी करके ही शादी करनी चाहिए थी। रोहित से याद आया, रोहित कल से दिखाई नहीं दिया, कहीं गया है क्या वो? चला गया बेटा। चला गया? कहाँ? जिस दिन तेरा फोन आया था रोहित मेरे पास ही बैठा था। हमारे बीच की सारी बातें उसको पता चल गई थी। वह बहुत शर्मिंदा था खुद पर कि उसकी वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। वो बोल रहा था अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल जाता उसे लेकर तुम दोनों के बीच में खटपट हो रही है तो कब का यहाँ से चला जाता होता। अब वह तेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह यहाँ से चला गया। हमने बहुत कोशिश की थी उसे रोक ले, पर वो बोला मेरे यहाँ रहने से गौरी को और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब कोई और तेरे पर उंगली उठाए। ओह, वैसे ठीक भी है, जब अपने ही विश्वास नहीं कर सके तो दूसरों से कैसी उम्मीद करे। गहरी सांस लेती गौरी, खैर मेरी पढ़ाई के बारे में आपका क्या फैसला है? जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो बचा है उसे सुधार सकते हैं। मैं आज ही कॉलेज में बात करता हूँ। राजीव ये कहकर ऑफिस चले गए। राजीव कॉलेज में बात करके गौरी की स्थिति को देखते हुए गौरी का प्राइवेट फॉर्म भरवा देते हैं। पापा, प्राइवेट? हाँ बेटा, कहीं बच्ची के कारण फिर से कॉलेज छूट ना जाए। अभी ऐसे ही पढ़ लो, फिर आगे तुम्हें जो करना है जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं तो कहता हूँ पीएचडी करने के बाद जॉब के बारे में सोचना। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ बेटा। राजीव भावुक हो गई। पापा गौरी राजीव के सीने से लगकर रोने लगती है। रीना भी अपने आंसू पोंछने लगी। उधर रमन, यहाँ क्या दिन रात आंटी की देखने में ही लगे रहोगे? थोड़ा बहुत खुद पर भी ध्यान रखा करो। आजकल ऑफिस भी कम जाते हो, ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? देखो, मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ। ये रीता है, पहचान तो लिया होगा। डॉक्टर स्नेहा के हॉस्पिटल में नर्स है। आज डॉक्टर से मिलने गई तो सोचा पूछ लूं आंटी कब तक ठीक होंगी। उन्होंने कहा आंटी को हमेशा समय समय पर दवा, मालिश और विशेष देखभाल की जरूरत है। मेरे तो तुम्हें पता है कितना काम रहता है, ऊपर से आंटी मुझे पसंद नहीं करती। तुम ऐसे ही रोज रोज घर बैठे रहोगे तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। अब आंटी की चिंता छोड़ो, आज से रीता उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी गौरी की वजह से क्या हालत हो गई आंटी की। गौरी का नाम सुनते ही बीना जी की आंखों में आंसू बह निकले। अरे आंटी, आप दुखी मत होइए, मैं और रमन आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने मीरा, थैंक यू सो मच डियर। रमन मीरा को गले लगाकर बोला, मीरा तुम सच भी बहुत अच्छी हो। कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। मुझे पूरा विश्वास हो गया तुम्हारा साथ रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बातें बाद में, अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। रमन तैयार होने चला गया। रीता, तुम पहले आंटी के लिए नाश्ता बनाओ। जी मैम। किचन किधर है? वो उधर। मेरा किचन की ओर इशारा करती है। मीना जी की आंखों में मीरा के लिए घृणा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। मीरा ये सब खूब समझ रही थी। हाँ तो आंटी जी, क्या कहा था आपने? मैं रमन और गौरी की जिंदगी से दूर हो जाऊं? गौरी मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और समझदार है। मेरी औकात नहीं आपकी प्यारी बहू गौरी की बराबरी करने की। गौरी तो गई, साथ ही इस घर से उसका नामो निशान भी मिट गया। अब आप देखो मैं कैसे इस घर पर और अमन के दिल पर अपनी जगह बनाती हूँ। और जब तक आप ठीक होकर खड़ी हो पाओगी, मैं मीरा रमन सक्सेना बन जाऊंगी। बीना जी बेबसी के आंसू बहाती रह गई। रमन के साथ साथ मीरा भी घर से चली जाती है। अब घर में रीता और बीना जी रह गए थे। रमन का लगाव मीरा की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वही बीना जी की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था। गौरी ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति लगा दिया। एक दिन रोहित एक लड़की के साथ राजीव के ऑफिस में राजीव से मिलने के लिए आता है। अरे रोहित, कैसे हो बेटा? कहाँ हो आजकल? नमस्ते अंकल जी। गौरी कैसी है? वो ठीक है। बेटे ये कौन है? ये सीमा है, मेरी दोस्त। ये और गौरी एक ही क्लास में थी। गौरी जानती है इसे। अंकल,
सीमा बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ाकर उठा रही है। मैंने इसे गौरी के विषय में बता दिया है। गौरी 2 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है। उसे कोई परेशानी ना हो। अगर आप चाहें तो ये घर आकर गौरी को पढ़ाई में मदद कर देगी। अरे परेशानी कैसी, मैं खुद परेशान था। गौरी को सब समझाने में एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मत बोलिए अंकल। अभी तो गौरी की खुशियां वापस लानी है। उसके ऊपर लगा कलंक मिटाना है। उसे बिना गुनाह के गुनहगार नहीं बनने दे सकते। अब मेरा एक ही मकसद है, गौरी को निर्दोष साबित करने का। इसके लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली और तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी। अंकल, दिल्ली में जॉब ढूंढ लिया है। वह मेरे बचपन का दोस्त रहता है। फिलहाल उसके पास जा रहा हूँ। आप गौरी से मेरे विषय में कोई बात नहीं करना। सीमा, तुम भी अपना ध्यान रखना। बस गौरी को गाइड कर आगे कैसे क्या करना है। मैं भी चलता हूँ अंकल। रोहित राजीव के पैर छूकर निकल जाता है। राजीव सीमा को घर भेज देते हैं। जाओ बेटा, ये मेरे घर का पता है। गौरी को भी कभी ऐसा मिल जाएगा जिससे वो अपने मन की बातें कर सकेगी। 3 महीने होने को आए थे। मीना जी की हालत पे कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात से डॉक्टर स्नेहा खुद परेशान थे। एक दिन रमन डॉक्टर से बोला, अंकल, आपने कहा था माँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, पर इनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ रमन। मैं और भी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाकर सलाह ले चुका हूँ। दवा बराबर है, फिर पता नहीं क्या बात है, क्यों बीना जी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। डॉक्टर स्नेहा बीना जी को चेक करके चले जाते हैं। सर, एक बात बोलूं? रीता ने कहा, मैं इनको शायद प्यार और अपनेपन की जरूरत है। वो नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वह ठीक नहीं होना चाहती हैं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। रमन रीता की बात का समर्थन करते हुए बोला। रमन अपनी बुआ को फोन लगाता है और एक कुछ दिन के लिए आने के लिए कहता है, पर बुआ मना कर देती है। मैं भाभी की देखभाल के लिए नहीं आ पाऊंगी। रमन, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तुम अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेते हो? वैसे भी उनके बेटे बहू साथ नहीं रहते। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद अकेली ही रहती हैं। शायद एक बहन दूसरी बहन की तकलीफ समझ सके। जी बुआ जी, कोशिश करता हूँ। रमन की मौसी बीना जी के पास रोकने के लिए तैयार हो जाता है। रमन ये बात मीरा को बताता है। मीरा, मैं मौसी को कुछ दिन के लिए लेकर आ रहा हूँ। मीरा बोली, पर क्यों? यहाँ रीता है तो देखभाल के लिए। हाँ रीता है, पर फिर भी मैं मौसी को लेकर आता हूँ। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मौसी को यूं ही बिना शादी के तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो कर लेते हैं शादी। मैं तो तैयार नहीं हूँ अभी भी गौरी मेरे दिलो दिमाग पर हावी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, पर भूल नहीं पाता। पर कब और कैसे उसकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लगता है गौरी को तलाक देकर शायद मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। यही बातें माँ को भी सता रही हैं। बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है रमन, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मीरा मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली। मीरा मन ही मन कुड़कते हुए अपना सामान लेकर जाने लगी। पर एक वादा चाहिए मुझे तुमसे। मैं ले आओगी? कोशिश करूँगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं सही कह रही हूँ ना रमन? ऐसा नहीं है। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? अब जो भी है तुमसे ही है। पर प्यार है या नहीं बता सकता तुम्हें। मैं देख लूंगी रमन। मुझे इग्नोर करने की कीमत तो गौरी को तलाक देकर चुका चुके हो, पर फिर इग्नोर कर रहे हो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, मुझसे तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरा जो चाहती है वो हासिल कर लेती है। रोहित दिल्ली आकर अपने दोस्त राहुल के पास पहुंचता है। रोहित, कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? अरे परेशानी घर ढूंढने में होती है, महल नहीं। क्या आलीशान कोठी है यार।
रोहित चारों तरफ घूम घूम कर कोठी देखने लगा। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं, बस तुझसे मिलने और तेरी मदद लेने आया था। मैं कहीं रहने की व्यवस्था कर लूँगा। क्यों? बाहर क्यों? रहना मॉम डैड न्यूयॉर्क गए हैं। भाई मैं 3 महीने तक मैं अकेला हूँ। तेरी कंपनी मिल जाएगी, ये समय आराम से निकलेगा। रोहित राहुल के पास रुक जाता है और बता, क्या मदद चाहिए तुझे? रोहित मीरा के बारे में सब बताता है। तो मुझसे क्या चाहता है? वही जो मीरा ने रमन की जिंदगी में आकर गौरी के साथ किया। अब तुझे रमन और मीरा के बीच में आकर वही करना है। राहुल ने मीरा की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वो कब रमन से मिलती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। दिल्ली के 5 सितारा होटल में मीरा रमन के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। रमन ने पहले से ही टेबल बुक कर रखा था। होटल में मीरा राहुल से टकरा जाती है। वो सॉरी सॉरी बोलते हुए राहुल आगे निकल गया। कमाल है यार, कौन है ये बंदा? इसने मुझे देखा तक नहीं। राहुल जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है जो रमन ने बुक किया था। एक्सक्यूज मी, ये टेबल हमने बुक किया है, मीरा बोली। सॉरी, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो टेबल मेरा हो जाता है। आप ऐसे कैसे किसी की टेबल पर बैठ सकते हैं? तभी वेटर मैनेजर भागता हुआ राहुल के पास आता है। सॉरी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप लोग मेरे साथ आइए। कोने में ले जाकर धीरे से, सर प्लीज आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। ये जो टेबल पर बैठे हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, उन्हें हम उठा नहीं सकते हैं। प्लीज सर, हमारा होटल बंद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं। मीरा की नजरें बार बार राहुल पर जाकर टिक रही थी। राहुल सामने बैठा मीरा को बार बार इग्नोर कर रहा था। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी और उसकी यही बात मीरा को बहुत चुभ रही थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए सब लालियत रहते हैं, ये बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। कौन है ये? पता लगाना पड़ेगा इसका। क्या हुआ मीरा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रमन की आवाज सुनकर मीरा तुरंत सचेत हुई। अरे कुछ नहीं है, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो रही थी। मीरा बस थोड़ा समय और दो, बस माँ ठीक हो जाए, वैसे ही हम लोग भी शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें भेजने के बाद घर में बहुत अकेलापन लग रहा है। रमन की बात सुनकर मीरा रमन का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी भाग 2 में सुनेंगे। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।